अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दियां आ गई हैं और छोटे बच्चों की माँओं के लिए तो एक कह लें कि मुश्किल का वक्त स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सारी माएँ ही जानती हैं कि सर्दी में बच्चे की केयर बनिस्बत गर्मी के मौसम में करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह यही है कि सर्दी में बच्चे नॉर्मल रूटीन की तरह खेल कूद करते हैं। उन्हें इस चीज़ का नहीं पता कि मौसम की शिद्दत से बचने के लिए हमें पानी की तरफ नहीं जाना, या हमने शूज़ प्रॉपर पहनने हैं, प्रॉपर कैप अपने आप को कवर करना है। ये माएँ भाग भाग के उनके पीछे उनकी केयर कर रही होती हैं, लेकिन बच्चे फिर भी कहीं ना कहीं से अपने आप को मौसम की शिद्दत की लपेट में ले ही आते हैं। सारी माएँ ही जानती हैं कि सर्दी में बच्चों के नज़ला ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शंस, चेस्ट ब्लॉकेज, ये सारे मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और माँओं को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो ख़ुसूसन इसी टॉपिक पे है कि बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, कौन सी वजूहात हैं, कौन से वायरसेस इसमें इन्वॉल्व हैं और ये कैसे बच्चे पे अटैक करते हैं। चेस्ट ब्लॉकेज या चेस्ट इन्फेक्शन के रीज़न्स, इस पे बात करेंगे। फिर इसी वीडियो में इंशाल्लाह साइन एंड सिम्टम्स भी आपको बताएंगे। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात आप सब व्यूवर्स के लिए ये है कि इसमें हम अलग-अलग वीडियोस में इसको कवर नहीं करने वाले। हमने व्यूवर्स की भरपूर फरमाइश पे इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है और इन्हीं की डिमांड पे हम इसी एक वीडियो में ही इसको कवर कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कि फुल ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके बच्चे के लिए लाइफ सेविंग है, क्योंकि इसी एक वीडियो में हमने आपको चेस्ट ब्लॉकेज, नज़ला ज़ुकाम, इसके कॉजेज़ बताने हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स बताने हैं, इसका ट्रीटमेंट बताना है और इसके अलावा घर में आपने कैसे इसको ट्रीट करना है, कुछ टोटके आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ऐसे पेशेंट बेबी की केयर कैसे करनी है। अगर आपका बच्चा इस तरह इस बीमारी की लपेट में आ चुका है, उसकी केयर और मेजरमेंट्स और प्रिकॉशंस क्या क्या होते हैं, ताकि आपका बच्चा महफूज रह सके इन तमाम मौसमी आफात से। सो कहीं मत जाइएगा और भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और हर तरह के मसाइल से मुतल्लिक पब्लिक को अवेयरनेस देने की हमारी ये कोशिश अगर आपको पसंद आती है तो रिवार्ड की सूरत में आपको हमारी वीडियो को करना होगा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फेलोज के साथ शेयर भी किया करें। तो बगैर आपको मजीद इंतजार करवाए बढ़ते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ, जो कि फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है। सो लेट्स गो। वेलकम इन आवर चैनल विजडम इनसाइड आउट। नाज़रीन, इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमें बहुत से पार्ट बनाने पड़ेंगे वीडियो में, जिसमें हम एक पार्ट में आपको इसके कॉजेज़ के मुतल्लिक अवेयरनेस देंगे, एक पार्ट में हम आपको इसके साइंस एंड सिम्टम्स बताएंगे कि कौन सी अलामात हैं अगर आपके बच्चे में, तो आपने वहाँ से उसको डायग्नोस करना है कि आपका बच्चा चेस्ट ब्लॉकेज की तरफ जा रहा है और आपको वहाँ पे अलर्ट हो जाना है। और फिर हम आपको इसके ट्रीटमेंट के मुतल्लिक गाइडेंस देंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट की भी कुछ हम इसमें बात करेंगे और कुछ हम होम रेमेडीज़ की बात करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी डिज़ीज़ है उसको दोनों ही तरीक़ों से क्योर किया जा सकता है। कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी है, अगर हम उसको स्टार्ट में कवर अप करते हैं, ख़तरनाक हद तक नहीं जाती है। लिहाजा अपनी प्रिकॉशंस के थ्रू किसी भी बीमारी को शुरू में पकड़ लेना ज़्यादा आसान होता है, रादर देन किसी मसले को इतना बिगाड़ लेना कि बाद में उसका ट्रीटमेंट जो है वो मुश्किल नज़र आए। सो ट्रीटमेंट में हम दोनों कवर करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट और होम रेमेडीज़। और उसके बाद हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे कि आपने ऐसे पेशेंट की केयर और लुक आफ्टर कैसे करनी है, ताकि आपका बच्चा इस बीमारी की तरफ जाए ही ना, और अगर चला भी गया है तो आप शुरू में ही उसको नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस लेके आने में सक्सेसफुल हो सकें। नाजरीन, चेस्ट ब्लॉकेज, जिसको हम मेडिकल टर्म में कंजेशंस बोलते हैं, कंजेशंस usually develops deeper in the baby's chest, may have a more serious causes, जिसमें सबसे पहले तो एस्थमा आ जाता है। अगर आपका बेबी एस्थमेटिक पेशेंट है तो उसको चेस्ट ब्लॉक का इशू जो है वो बनिस्बत उन बच्चों के जो इस बीमारी में मुब्तला नहीं है जल्दी हो जाएगा। दूसरी रीज़न इसमें फ्लू, और आप जानते हैं कि सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम और फ्लू जैसी शिकायत बच्चे को बड़ी आसानी से हो जाती हैं। आप जितनी भी केयर कर लें, एक दो दफ़ा बच्चे लाजमी इसमें मुब्तला होते हैं। तो अगर इसको प्रॉपरली क्योर ना किया जाए, बच्चे का फ्लू ट्रीट नहीं हो रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो जो फ्लू सेक्रेशंस हैं वो बच्चे के चेस्ट को ब्लॉक करने में वो भी एक वजह बनती हैं। सो फ्लू इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ द कंजेशन इन द बेबीज़। अगली इसकी वजह हो सकती है निमोनिया। अगर बच्चे को निमोनिया हुआ, ठीक है, और डेफिनेट सी बात है निमोनिया के साथ बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन होना ही होना है,
क्योंकि निमोनिया तो खुद एक बिगड़ी हुई शक्ल है ना डिजीज़ की। तो उसमें उसके बॉडी जब उसके साथ लड़ती है, फाइट करती है, तो बहुत ज़्यादा मिकदार में म्यूकस पैदा होता है। तो वो म्यूकस बच्चे की चेस्ट में ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से कंजेशन की तरफ बच्चे जाते हैं। अगली इसकी वजह है जो बच्चे ब्रोंकाइटिस का शिकार हैं। ब्रोंकाइटिस एक बच्चों के फेफड़ों यानी कि लंग्स के मसलों में से एक है। उसमें जो यूजुअली आरएसवी वायरस इसकी वजह बनता है। ब्रोंकाइटिस में मुब्तला बेबी भी बहुत जल्दी चेस्ट ब्लॉक की तरफ जाते हैं। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं बच्चे को कंजेशंस की शिकायत लेके कि बच्चे के चेस्ट ब्लॉक है, तो वो सबसे पहले इन सारी चीज़ों के टेस्ट आपसे करवाएंगे या चेक करेंगे कि कहीं बच्चे को एज़मा, फ्लू, निमोनिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस या ब्रोंकाइटिस ऐसी इन डिजीज़ में से कोई डिजीज़ तो नहीं है। क्योंकि यही डिजीज़ जो हैं ये रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं अपनी एग्जिस्टेंस को इन द फॉर्म ऑफ द कंजेशन। तो ये सारी वो वजूहात हैं जो जिनकी बिना पर बच्चे की चेस्ट जो है वो ब्लॉक होती है। चेस्ट congestions can also be a symptom of an underlying infection such as acute bronchitis। असल में ब्लॉकेज होती क्यों है? ठीक है, ब्लॉकेज इसलिए होती है कि जो म्यूकस हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है ये बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, डेड वाइट ब्लड सेल्स। अब ये क्यों पैदा होते हैं? ये किसी भी अगर कोई आपकी बॉडी में वायरस आ गया है उसके साथ फाइट करते हुए जो वाइट ब्लड सेल्स डेड हो जाते हैं वो इकट्ठे होके पस की शक्ल इख्तियार करते हैं, म्यूकस की शक्ल इख्तियार करते हैं। और जितना ज़्यादा वायरस अटैक करेगा, किसी भी किस्म का जर्म अटैक करेगा, उतना ज़्यादा बॉडी फाइट करेगी। जितना ज़्यादा फाइट हो रहा है उतने ही ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में डाई कर रहे हैं, और जितने ज़्यादा वो डाई होते रहते हैं उतनी ज़्यादा कलेक्शन ऑफ म्यूकस होती रहती है बॉडी में, और वो चेस्ट को ब्लॉक करती है। बच्चे के फेफड़ों पे सबसे ज़्यादा इजीली अटैक होता है, जिसकी वजह से सबसे पहले बच्चे की छाती रुकती है इस किस्म की बीमारियों में। अगर आपकी बच्चे की बॉडी में इंटरनल कोई इन्फेक्शन है, कहीं पे कोई वाउंड है, किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी है, बच्चे की चेस्ट ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है। नाजरीन, ये तो वो पार्ट था जो हमने आपको कवर किया है अबाउट द रीजंस एंड कॉजेज ऑफ चेस्ट इन्फेक्शन एंड बेबी चेस्ट कंजेशंस। अब हम बढ़ने वाले हैं अपनी वीडियो में इसके साइंस एंड सिम्टम्स की तरफ, कि आप अपने बच्चे में नोटिस करें कि क्या ये अलामात ज़ाहिर हो रही हैं। अगर तो हो रही हैं तो फिर अभी से अपने आप को मेंटली अलर्ट कर लें कि आपका बच्चा जो है चेस्ट कंजेशन की तरफ जा रहा है, तो आप प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स को फ़ौरन से अपनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स में जो चीज़ आपने देखनी है, अगर तो आपका बच्चा 6 मंथ से छोटा है, अभी न्यूबॉर्न है, या 2 से 3 मंथ का, यानी कि 6 माह से छोटा है, तो आप उसको यकीनन वो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही शो कर पाएगा कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। माँओं को यूजुअली पता चल जाता है, क्योंकि यूजुअली जब बच्चे को फीड कराया जाता है तो माएँ अपना जो एक हाथ है वो बच्चे की कमर पे रखती हैं, जिससे उनको ये फील आती है कि जब बच्चा सांस ले रहा है तो कोई चीज़ अंदर खड़। ये एक क्लियर सिम्पटम होता है कि छोटे बच्चे में जो अभी बोल नहीं सकता उसकी चेस्ट ब्लॉकेज हो रही है। इसके अलावा थोड़े से जो बड़े बच्चे हैं उनमें आप ज़रा इजीली डायग्नोस कर लेते हैं इस चीज़ को, जिसमें जिसमें कफ आ जाती है, क्लियर ग्रीन और डार्क येलो म्यूकस आना शुरू हो जाता है बच्चे को नोज सेक्रीशंस बहुत ज़्यादा होने लग जाती हैं, चेस्ट टाइटनेस होती है, सॉर थ्रोट, बच्चे का गला यूजुअली ख़राब होता है। अच्छा, अब गला ख़राब होने के भी ना कुछ तरीके हैं जिनसे माएँ ये पहचान कर सकती हैं कि बच्चे का गला ख़राब है। सबसे पहली चीज़, बच्चा फीडर पीना छोड़ देता है, क्योंकि जब वो गले को लगता है जिसकी वजह से उसे दर्द होता है, तो वो यूजुअली फीडर को बाहर की तरफ धकेलता है, वो इंजेस्ट नहीं करता, जिससे साफ पता चल जाता है माँओं को कि इसका गला ख़राब है, जिसकी वजह से फीडर नहीं पी रहा है। क्योंकि आम रूटीन में हमारे साथ भी ऐसे ही है, हमारा गला ख़राब होता है तो हम किसी भी हार्ड चीज़ को एनगल्फ नहीं कर पाते हैं। इसी तरह बच्चे होते हैं, बच्चे फीडर पीना छोड़ देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि बच्चे को गले का इन्फेक्शन है। इसके अलावा बॉडी एक एंड चिल्स, अगर बच्चे के जिस्म में दर्द है, जैसे अमूमन हम लोग बड़े हैं, हमें जब नज़ला ज़ुकाम की शिकायत होती है तो अंदर ही अंदर जैसे जिस्म टूटता है, ऐसी शिकायत होती है। तो बच्चे भी अपने आप को थोड़े से थके थके लेज़ी से नज़र आएंगे, जिससे पता चल जाता है कि बच्चा जिस्मानी थकावट का शिकार है इस टाइम। इसके अलावा बच्चे हेडेक की शिकायत करते हैं,
बड़े बच्चे तो इसको बता के एक्सप्लेन कर देते हैं कि मॉम हेडेक है या कोई भी ऐसी बात है, लेकिन छोटा बच्चा है वो रोएगा और अपने सर को वो ज़्यादातर किसी भी चीज़ के ऊपर मारता है। अगर वो बेड पे है तो अपने सर को बेड पे मारेगा, या किसी भी हार्ड चीज़ जो उसे लग रही है ना उसके साथ वो अपने सर को स्ट्राइक करता है, जो पहचान होती है कि बच्चे को सर में दर्द हो रहा है या उसका सर भारी हो रहा है। इसके साथ साथ बच्चे को फीवर होना, बुखार होना, जो और एक साइन इसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी है। बच्चे को सांस लेने में अगर दुश्वारी आ रही है, अमूमन बच्चा क्लियर सांस लेता है, छोटे बच्चे में तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। बच्चा जब सांस लेता है क्लियर एक साउंड आती है, लेकिन जब चेस्ट इन्फेक्शन की सूरत में उसने सांस लेना है ना तो उस आपको वाज़े तौर पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ महसूस होगी। जैसे सांस लेने में उसे कोई रुकावट है, जैसे कोई उसकी नाली में कोई चीज़ स्टक हुई है, आपको फील हो जाता है जैसे ही वो नॉर्मल रूटीन से हट के सांस लेना स्टार्ट करता है। तो ये थे व्यूवर्स वो सारे साइंस एंड सिम्टम्स जिनसे आपको ये पता चलेगा कि आपका बच्चा इस टाइम चेस्ट कंजेशंस की तरफ जा रहा है, आपने उसको फिर ट्रीटमेंट की तरफ लेके आना है। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं आपके इस क्वेश्चन की तरफ कि हाउ डू आई कैन क्लियर माई बेबीज़ चेस्ट। अगर तो आपका बच्चा है ना अभी छोटा, 2 से 3 माह का या इससे भी छोटा, या इनफेक्ट अभी वो 6 मंथ का नहीं हुआ है, तो रेडी हो जाइए। जैसे मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगी, थोड़ा सा वो प्रैक्टिस कर परफॉर्म करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो सेट अप द आइटम्स सच एज पिलो एंड टॉवल्स बिफोर यू गेट स्टार्टेड। जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं वो अपने पास रख लें। सबसे पहले पिलो, टिश्यूज़ और टॉवल वगैरह, ठीक है। उसके बाद पोजीशन योर चाइल्ड, अपने बेबी को ऐसी पोजीशन पे सेट करें। देन क्लैप योर चाइल्ड्स चेस्ट और बैक विद योर कर्व्ड हैंड्स। बच्चे के बैक पे जैसे हम क्लैप करते हैं, बच्चे की गर्दन से थोड़ा सा नीचे जहाँ चेस्ट आपको फील होती है वहाँ पे अपने हाथ के साथ उसको क्लैप करना है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट यू हैव टू यूज़ द राइट अमाउंट ऑफ फोर्स एंड अ स्टीडी बीट व्हेन क्लैपिंग, ठीक है। एक ख़ास अमाउंट की फ़ोर्स आपने लगानी, बहुत ज़ोर से भी नहीं मारना बच्चे को और बहुत लाइट भी नहीं। एक ख़ास सी फ़ोर्स के साथ उसको मुसलसल बच्चे को क्लैप करना है, जैसे एक वाइब्रेशन करवाई जाती है बच्चे की चेस्ट में। लाइक इस टाइप की एक्सरसाइज आपने परफॉर्म करनी है। यानी कि इसका मकसद इस सारी प्रैक्टिस का ये है कि आपके बच्चे को खांसी की तरफ पुश किया जाए, बच्चा कफ की तरफ स्टिमुलेट किया जाए। क्योंकि जब फोर्स्ड कफिंग करवाई जाती है ना उसके साथ छाती में जमा हुआ जो बलगम होता है ना वो बाहर आता है। और दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगी वो नॉट ओनली फॉर दी म्यूकस एंड चेस्ट इंजेक्शंस, ये किसी भी किस्म की ब्लॉकेज के लिए आप के बेबी के काम आ सकता है। उसमें ये है कि गिव अप टू 5 चेस्ट थ्रस्ट्स, टर्न द बेबी ओवर सो दे आर फेसिंग अपवर्ड। सबसे पहले अपने बेबी के पोजीशन को इस तरह करें कि वो अपने उसका फेस अपवर्ड हो। प्लेस 2 थंब फिंगर इन द मिडल ऑफ देयर चेस्ट जस्ट बिलो द निपल्स। बच्चे की निपल से थोड़ा सा नीचे अपनी दोनों फिंगर्स बेबी की चेस्ट के ऊपर रखें। देन यू हैव टू पुश शार्पली डाउनवर्ड्स अप टू 5 टाइम्स। 5 दफ़ा उन उंगलियों को आपने दबाना है तेजी से। देन यू विल सी दैट द चेस्ट थ्रस्ट स्क्वीज्ड आउट ऑफ द बेबीज लंग्स एंड मे डिसलॉक द ब्लॉकेज। जो भी आपकी बच्चे के छाती में ब्लॉकेज है किसी भी किस्म की, वो बाहर आने लगेगी। इसके बाद अब मैं उन बच्चों की केयर की तरफ बढ़ रही हूँ जो कि 6 माह से बड़े हैं, जो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं जो आप उनसे करवाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप टिप भी कह लें या होम रेमेडी कह लें। सबसे पहले तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। जो पानी है ना वो आपकी बॉडी के म्यूकस को लूज़ करने में हेल्प आउट करता है। जितना ज़्यादा बच्चे को पानी पिलाएंगे उतना ज़्यादा उसका म्यूकस जो है वो कम होने की तरफ जाएगा। गेट बेड रेस्ट विद योर हेड एलिवेटेड। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा उन डेज़ में रेस्ट करवाएं। अगर वो स्कूल गोइंग है तो कोई मसला नहीं है, आप स्कूल से ऑफ करवाएं, बच्चे को बिल्कुल करवाएं। उसको प्रॉपर रेस्ट का इन्वायरमेंट दें और ये मेक श्योर करें कि बच्चे का हेड जो है वो एलिवेट पोजीशन में हो, उसके नीचे कोई पिलो वगैरह रखते हैं। टेक हॉट शावर्स, अपने बच्चे को जितना हो सके गर्म पानी से नहलाएं। ज़्यादा तेज़ गर्म पानी जो होता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो बॉडी से बियर ही ना हो, जो मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, यानी कि बॉडी की वो हद जो उसको
यानी कि उस हद तक गर्म जिस हद तक बॉडी मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकती है। उस गर्म पानी के शावर से ये होता है कि जब बच्चे के सर में गर्म पानी और चेस्ट में और पीछे कंधों वाले एरिया पे गर्म पानी मुसलसल पड़ता है ना, तो म्यूकस मेल्ट होना शुरू होता है। तो मेल्ट हुए हुए म्यूकस को बॉडी से बाहर आना मोर ईजी होता है रादर वो म्यूकस जो कि स्टक है इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सॉलिड लिक्विड। ड्रिंक हॉट टी विद लेमन एंड हनी। आप बच्चे को थोड़ी थोड़ी वक्फे से कहवा दें जिसमें आप लेमन और हनी का इस्तेमाल करें। चाय दें। चाय जो बेसिकली होती है टी लीव्स होते हैं वो खुश्क करते हैं, तो वो भी बच्चे के जो म्यूकस है उसको खुश्क करने में हेल्प आउट करता है। यूज़ अ हॉट कंप्रेसर ऑन योर चेस्ट। अवॉइड अनहेल्दी फूड्स एंड अवॉइड स्मोकिंग। अगर तो डेफिनेट सी बात है बच्चे स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन आप इतना डेफिनेटली शऊर रखते होंगे कि अगर घर में कोई भी स्मोकिंग कर रहा है और बच्चा उसके पास बैठा है, दैट्स मीन कि वो बच्चा उससे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का स्मोक अपने अंदर लेके जा रहा है, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। इस पे हम अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे। मकसद ये है कि किसी भी किस्म का धुआं और धुएं वाला कोई भी इन्वायरमेंट बच्चे को नहीं देना आपने, और उसको अनहेल्दी फूड्स से बचाना है। लाइक देखें ना, अगर आप जानते हैं कि ऑलरेडी आपके बच्चे को चेस्ट ब्लॉकेज का मसला है, तो उसको तुरस्त चीज़ें, दही, इस टाइप की चीज़ें थोड़ी देर के लिए अवॉइड करा दें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप उसको ना दें, ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ें हैं, दें। लेकिन अगर वो ऑलरेडी इस कंडीशन में है तो फिर आप कुछ टाइम के लिए अवॉइड करवा सकते हैं। अब अगर हम इसकी मेडिकेशन की बात करें, तो मेडिकेशन में बहुत ही जो बेहतरीन बात है वो ये है कि आप फिजिशियंस के पास जाएं। खुद से मेडिसिन कभी नहीं यूज़ करनी चाहिए, हमेशा फिजिशियन और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करनी चाहिए। वैसे कुछ ऐसे अद्वियात जिसमें आप पढ़ें कि डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और ग्वाइफेंसिन, और कोई भी ऐसी मेडिसिन जिसमें ये बोथ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों, वो इसमें आपको रिलीफ दे सकती है। यूजुअली जो ग्वाइफेंसिन है ये बिलोंग करती है एक्सपेक्टोरेंट्स के साथ। एक्सपेक्टोरेंट्स एक क्लास है ड्रग्स की जो कि म्यूकस को लूज़ करने में और उसको एयरवेज को क्लियर करने में बेबी को हेल्प आउट करती है। और जो दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताया डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन, ये यूजुअली बिलोंग करता है कफ सप्रेसेंट्स के साथ। सो ये आपके बेबी को, इट एक्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसको हम कफ सेंटर बोलते हैं, एंड डेफिनेटली इट रिड्यूसेस द अर्ज ऑफ कफिंग। अब आ जाती है बात के मेडिकेशन के साथ साथ आपने होम रेमेडीज़ में क्या कौन कौन सी सरगर्मियाँ अमल में लेके आनी है। तो उसमें सबसे जो कॉमन है और सबसे इफ़ेक्टिव है वो स्टीम इन्हेलेशन है। अपने बच्चे को अ वार्म स्टीमी रूम कैन हेल्प लूजन थिक म्यूकस एंड मेक इट ईजियर फॉर अ चाइल्ड टू ब्रीथ। Try giving a child a warm bath before bed, then take the child out of the tub, turn the shower up to its hottest settings, and close the door. Allow the steam to fill the room while sitting with the child. अगर आपका बेबी डायरेक्ट इनहेलेशन प्रोसेस पे नहीं आ रहा, उसको उलझन है, यूजुअली छोटे बच्चे जो हैं वो इनहेलर नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो उस केस में आपने अपने रूम को स्टीमी करना है। एक हॉट टब रखें पानी का रूम के अंदर, उसकी स्टीम जैसे जैसे निकलते रहेगी, रूम आपका वार्म अप होता रहेगा और स्टीमी होता रहेगा। उसमें अगर आपका बच्चा आपके साथ बैठा हुआ है तो ये भी उसके लिए इफ़ेक्टिव है। और अगर आपका बच्चा बड़ा है, वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, तो उसको वैसे टब के पास बिठा के उसको कहें उसकी स्टीम ले। अगर आप उस वाटर में थोड़ा सा नमक डाल देंगी और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगी तो उसकी स्टीम उसके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। सबसे बेस्ट तो ये होता है कि आप अपने बच्चे को नेबुलाइजेशन की तरफ लेके जाएं। नेबुलाइजेशन जब बच्चे को स्टीम अंदर तक स्टीम प्रोवाइड करती है, उसके चेस्ट को अच्छी तरह से वार्म अप एक दफ़ा कर देती है, जिससे उसके सारा जमा हुआ जो म्यूकस होता है ना, वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। और ये किसी एक सिटिंग की बात नहीं होती है, आपको बार बार नेबुलाइजेशन की तरफ आना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर फिजिशियंस। फिजिशियन कितना रेकमेंड करते हैं, कितनी दफ़ा रेकमेंड करते हैं और कब तक रेकमेंड करते हैं, आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। डेफिनेटली वो आपके बच्चे की भलाई के लिए ही होती हैं। सो एक दो दफ़ा नेबुलाइज करके ये मत समझें कि आपका बेबी अब ठीक नज़र आ रहा है तो दैट्स मीन ही इज़ ओके। नो, आपको उन इंस्ट्रक्शंस को तब तक फॉलो करना है जब तक आपके फिजिशियन ने आपको रेकमेंड किया है। अब आ जाती है बात उन बच्चों की कि जिन्होंने अपने आप को ट्रीट कर लिया है, ठीक है, आपने उसके बाद उसकी केयर कैसे करनी है। देखें, जब किसी भी जगह पे चोट लगती है,
वहाँ पे स्वेलिंग होती है। सेम यही सिस्टम हमारी इंटरनल बॉडी साइड्स पे चल रहा होता है। जब कोई इन्फेक्शन होता है, दिस मीन कि हमारी बॉडी की इंटरनल जगह पे कहीं पे कोई वाउंड जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, तो उसको ट्रीट तो कर लिया जाता है, लेकिन वहाँ पे स्वेलिंग यानी कि इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन कुछ तो बैरूनी साइड्स पे होती हैं जो आपको नज़र भी आती हैं, लेकिन इंटरनल इन्फ्लेमेशंस भी होती हैं जो कि वेन्स के अंदर भी हो जाती हैं। तो ट्रीटमेंट का मतलब ये नहीं है कि वो इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म हो गई है। इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए आपको फिर आफ्टर ट्रीटमेंट केयर ज़रूरी होती है। उन केयर में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी आपने कौन से फूड हैं जो बेस्ट हैं आपके बच्चे को खिलाने के लिए। उसमें आपके पास लीफी ग्रीन्स आ जाती हैं, सच एज़ दी स्पिनच एंड केल, क्योंकि ये रिच सोर्स हैं कैरोटीनॉइड्स का, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन्स। दीज न्यूट्रिएंट्स हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी एज वेल एज एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट्स। जब एंटी इन्फ्लेमेटरी है तो डेफिनेटली आपके बच्चे की इंटरनल स्वेलिंग को कम करेगी, विच कैन हेल्प टू रिड्यूस द लंग्स इन्फ्लेमेशन एंड प्रमोट ओवरऑल हेल्थ। अब आ जाते हैं उन ड्रिंक्स की तरफ जो आपके बेबी के लंग्स को क्लियर करने में हेल्प आउट करती हैं। उसमें सबसे पहली तो ग्रीन टी आती है। बच्चे को कभी कभार जब वो ट्रीटमेंट हो चुका, बच्चा ठीक हो गया, इट्स ओके, अब उसके बाद कभी कभी बीच में उसको ग्रीन टी दे दिया करें। ग्रीन टी इज़ एक्चुअली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एज वेल एज द एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंड इट बेसिकली प्रोटेक्ट लंग टिश्यूज फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट्स। इसके बाद टर्मेरिक मिल्क है, दूध में कभी कभार हल्दी डाल के बच्चे को दे दिया करें, बहुत अच्छी होती है वो, ये वैसे भी बच्चे को इन्फेक्शन से वैसे बचाती भी है। वार्म वाटर विद लेमन। उसके बाद हनी है, हनी को आप गर्म पानी में मिक्स करके दे दें बच्चे को। इसके अलावा पाइनएप्पल और बीट रूट जूस, ये दोनों भी इफ़ेक्टिव हैं, और किसी हद तक गार्लिक इन्फ्यूज्ड वाटर भी बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए अच्छा होता है। अब वो चीज़ें जो आपके बेबी को नेचुरली वार्म अप करती हैं, उनमें गुड चॉइसेस जो हैं दैट इंक्लूड्स मिल्क, एग्स, चीज़, मीट, फिश, पोल्ट्री, नट्स एंड ड्राइड बीन्स और पीज़। ये वो सारी चीज़ें हैं जो नेचुरली वार्म अप करेंगी आपके बेबी की बॉडी को और कभी भी उसको ठंड नहीं लगने देंगी। ये वो सारी चीज़ें थी जो आपके बेबी के लंग हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, और डेफिनेटली जब लंग हेल्थ इम्प्रूव है वो इजीली किसी भी किस्म के डैमेजिंग इफ़ेक्ट का शिकार नहीं होती है। तो जब डैमेज नहीं होता है तो उस डैमेज को फिल अप करने के लिए म्यूकस नहीं बनता, तो जब म्यूकस नहीं बनता तो चेस्ट भी ब्लॉक नहीं होती है। इसके अलावा जो एहतियातें आपने करनी है, यू हैव टू मेक श्योर ब्रेस्ट फीड हिम, अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस। बच्चे को ब्रेस्ट फीड कंटिन्यूसली करवाएं और उसको रश वाली जगहों पे ना लेके जाएं। देखें, जब हमने अपने आप को बचाना होता है किसी भी किस्म के नज़ले ज़ुकाम से, हम डेफिनेटली गैदरिंग्स को अवॉइड करते हैं, या फिर अगर मजबूरन हमें कोई ऐसी अटेंड करनी पड़ती है गैदरिंग, तो हम मास्क वगैरह अप्लाई करके SOPs को फॉलो करके फिर हम जाते हैं। इसी तरह बच्चे को भी क्राउडेड प्लेसेस से अवॉइड करवाइए। इंश्योर योर बेबी इज़ गेटिंग साउंड स्लीप। बच्चे की नींद का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि बच्चा जब सोता है, रिलैक्स होता है, तो उसकी बॉडी के सारे मसल्स जो हैं वो रिफ़्रेश होते हैं। सो बच्चे को रिफ़्रेश होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चे को हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करवाएं, खुद भी करें। उसको जब आपने उठाना है, बच्चे की केयर करनी है, तो सैनिटाइज़र यूज़ करके करें। जब आपको पता है कि आपका बच्चा इजीली अटैक हो रहा है जर्म्स का, तो सैनिटाइज़र्स इस्तेमाल करें। कीप हिम हाइड्रेटेड, उसको, क्योंकि हाइड्रेट रखना बच्चे को म्यूकस से बचाता है। इसके अलावा वार्म बाथ, बेबी को जब भी नहलाएं कोशिश करें गर्म पानी के साथ नहलाया जाए, और उसकी हाइजीनिक कंडीशंस को इम्प्रूव किया जाए। बच्चे को गंदे मंदे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गंदगी जो है ना, उसमें बहुत सारे गंदगी नाम ही जर्म्स का है, तो बच्चे तो वल्नरेबल होते हैं, सेंसिटिव हैं, उन पे जल्दी अटैक हो जाता है। ये सारी एहतियातें तो बच्चा छोटे बेबी को तो करवा लेता है कि उसको सर्दी में नहीं खेलने देना, उसको पानी में नहीं जाने देना, लेकिन वो बच्चे, यकीनन माएँ ये क्वेश्चन अब सोच रही होंगी, वो बच्चे जो थोड़े से बड़े हैं उनको हम रोकें भी तो वो नहीं रुकते हैं। ये एज ए मदर मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, और बहुत सी मदर्स ने भी किया होगा, कि जब हम बच्चे को जिस चीज़ से रोक रहे हैं ना, बच्चे का क्रेज़ बढ़ता है कि हमने वो चीज़ करके देखनी है। अगर आप डिश वॉशिंग कर रही हैं तो बच्चियों में ख़ास तौर पे ये इंटरेस्ट होता है। स्पेशली मैं अगर अपनी बेटी की बात करती हूँ ना, तो उसको यही होता है कि मैं मम्मा के साथ अपने डिश वॉश करवाऊँ। अगर कोई भी घर में मेड आती हैं, वो कोई भी उन्होंने कपड़े डिप किए हैं वॉश करने के लिए, तो उनके साथ उसने जाके पानी में हाथ मारने हैं। सो बताने का मकसद ये है कि हर बच्चा ही ऐसी हरकतें करता है, और बच्चों को रोकना वाकई ही मुश्किल होता है। सो उन बच्चों को कैसे रोका जाए? देखें, अब ना ज़रूरी नहीं है हर चीज़ जो है ना अपने बच्चे को बावर करवा के उसको बता के ये स्टेप लेना है कि हम तुमसे ये करवा रहे हैं।
उसका आप ध्यान किसी दूसरे तरीके से भी किसी और तरीके बात की तरफ लेके आ सकती हैं। जैसे कि अगर आपको पता है कि बाहर सर्दी है और आप चाह रही हैं कि आपका बच्चा रूम में ही रहे, तो आप रूम में उसकी कोई फ़ेवरेट चीज़ रख दें, जिसके साथ वो खेलता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास कोई वीडियो गेम है, ठीक है? आप वो रूम में रख दें, विंडोज़, डोर्स सारे बंद करके, वार्म अप करके रूम को। अगर आपको फिर भी ये लग रहा है कि बच्चा बोर हो रहा है, तो बच्चे को कोई फ़ेवरेट कोई पोएम, कोई म्यूज़िक, कोई गेम, कुछ मूवी, कुछ ऐसा प्ले कर दें, ठीक है? वो भी नहीं है, तो बच्चे को ड्राइंग और पेंटिंग्स का तो बहुत शौक होता है। बच्चे को रूम में कोई कलर्स ला के रख दें, कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के लिए कोई ब्लॉक श्लॉक ABC लेटर्स वगैरह, कुछ कोई भी ऐसी घर ये कि चीज़ जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता है आप रूम के अंदर उसे रख दें, ठीक है? या अगर आपको ये डर है कि जब आप डिश वॉशिंग करती हैं या आप घर का काम करती हैं तो बच्चे साथ आके वो लग जाते हैं, तो इस तरह इसलिए वो रूम में नहीं बैठते। तो आप अपने कामों को स्केड्यूल आउट इस तरीके से करें कि जब बच्चा सो रहा है आप उस टाइम अपने वो काम कर लें जिसका आपको अंदेशा है कि आपका बच्चा अगर आपके साथ उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो वो बीमार होगा। लिहाजा एक कूल और नेचुरल वे में रह के भी आप अपने बच्चे को अवॉइड करा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है उसे आपने बार बार रियलाइज़ कराना है कि हट जा, ना कर, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। ये भी क्योंकि एक डैमेजिंग इफेक्ट रखता है ना। खैर ये तो एक साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है ना इसमें। इसमें मैंने पहले भी बहुत सी वीडियोस बना के मदर्स को गाइड किया है कि आपने अपने बच्चे को किस तरह अपने डिसाइड की हुई लाइन पे चलाना है। खैर जी, आई होप आपको ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगी, पसंद भी आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत एफ़र्ट के साथ आपके लिए ये सारा डेटा इकट्ठा किया है, इस पे खुद रिसर्च की है, कुछ डॉक्टर्स के साथ जाके डिस्कशन की है कि मैं गाइड करना चाहती हूँ, पब्लिक को अवेयरनेस देना चाहती हूँ, मुझे कौन कौन से पॉइंट्स इसमें हाईलाइट करने हैं। डेफिनेटली इस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आती है। सो मैंने आप लोगों के लिए किया ताकि आपके बच्चे इस मौसम में, इस शिद्दत सर्दी की शिद्दत में चेस्ट इन्फेक्शन से बच सकें, क्योंकि चेस्ट इन्फेक्शन सॉरी टू से जब बिगड़ता है ना तो वाकई में बच्चों और माओं के लिए बहुत परेशानी बन जाती है। ना तो बच्चा प्रॉपर सोता है, ना बच्चा प्रॉपर खाता पीता है, हर वक्त बच्चा रोता है थकन से। तो वो बच्चे का तो जिस सिचुएशन से गुजर है उसकी इस सिचुएशन से ना मॉम्स भी बीमार पड़ने लगती हैं। अपनी हेल्थ का ही जब हम नहीं ख्याल रख पाएंगे तो हम बच्चे को कैसे संभालेंगे, क्योंकि एक बीमार बच्चे को संभालना बहुत हिम्मत की बात होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरी इस स्ट्रगल का रिवार्ड इस सूरत में ही है कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक भी करें, इसको अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें। सो इन्जॉय कीजिएगा जी विंटर वेदर और बचा के रखें अपने बच्चों को। अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद आपका कोई बेबी इशू है, आप उस पे मैं उस पे बात करूं, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। मैं उस पे डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी, आपको अवेयरनेस दूंगी। और मेरी वीडियोस किस तरह आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही हैं आप वो भी मुझे कमेंट में अप्रिशिएट करें। तो अगले किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए खुदाफिज। होप सो आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।